गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, जहां बेरोजगारी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जहां महंगाई का तूफान आया हुआ है। कोई एक चीज भी आपने ऐसी देखी इस शादी के अंदर, जो विजुअल जो चीजें आपको नजर आ रही हो, जिसमें अवाम झलकती हो कि जनाब ये अवाम के साथ या अवाम की तरह के कोई लोग हैं? देखिए, जो लोग अमीर हैं या कारोबारी हैं वो लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, और अगर उनके पास पैसे हैं तो वो खर्च करें भी, क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं तो उससे कारोबार चलता है। जो अमीर लोग होते हैं वो ये कर सकते हैं, जिन्होंने ये पैसा खुद बनाया है। लेकिन जो लोग अवामी नुमाइंदे होने का दावा करते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, क्या उन्हें ये चीज जेब देती है या उन्हें ये चीज करनी चाहिए? मेरे ख्याल में वो ये नहीं कर सकते। इससे बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है उस मुल्क के लोगों में। क्या पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं हम कि यहां दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग किस्म के मुल्क बने हुए हैं? एक दुनिया में हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नैल, हमारे जजेस, हमारे बाबू और बड़े बड़े ताकतवर लोग, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा उस दुनिया में रहता है, जबकि हम बाकी लोग जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया में खुशहाली है, दौलत की चकाचौंध है, चमकते हुए चेहरे हैं और महंगे तरीन लिबास है और आसाइशों की भरमार है, और दूसरी दुनिया में तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, मजबूरी है, बेबसी है, चंद नवालों के लिए भी जिद्दोजहद है। ये दो अलग अलग दुनिया है। अपनी मेहनत से मकाम पाना, अपने लिए, अपने खानदान के लिए आसानियां पैदा करना, ये सबका हक है, सबको ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद को अवामी नुमाइंदा कहते हैं कि हम अवाम के लिए, हमारा दिल धड़कता है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो कुछ हम ये देख रहे हैं। यानी दुनिया भर के मीडिया बता रहा है कि पता नहीं फलाने फलाने मुल्क से लिबास आए हुए हैं, फलाने फलाने मुल्क से जेवरात आए हुए हैं, फलानी फलानी जगह से जो है ये चीजें लाई गई हैं, बेहतरीन दुनिया के म्यूजिशियन जो हैं वो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे। यानी करोड़ों रुपया इन चीजों के ऊपर इन्होंने अयाशी पे खर्च कर दिया पकड़ के। और ये सारा कुछ डिजाइनर मलबूसात, ये जेवरात, ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब वादिये तीरा के लोग बेयारो मददगार बर्फ के नीचे पड़े, जब जमा देने वाली सर्दी में उनके बच्चे, उनकी खवातीन और उनके बुजुर्ग जो है वो सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार है। ये उस वक्त हो रहा है जब उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मजबूर हैं, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुक्मरानों को क्या ये चीजें जेब देती हैं? जेब नहीं देती। कराची में गवर्नर नाच रहा था, मैं बहुत हैरान हो रहा था कि क्या इसको नाचना जेब देता है? पाकिस्तान में स्कूलों की सबसे बदतरीन सूरत हाल सिंध के अंदर है और गवर्नर नाच रहा था। जब हुक्मरानों में और अवाम के अंदर इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, इतना ज्यादा फासला बढ़ जाए, तो फिर यह नतीजा निकलता है कि लोग बदजन हो जाते हैं। फिर आपको यह करना पड़ता है, इस उम्र के लोगों को निकाल दो इलेक्शन में से, इस उम्र के लोगों का वोट का हक ले लो, फिर हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, फस्तायत, जुल्म, जबर, और एंड में निकलता क्या है? फॉर्म 47। देखिए, एक तरफ अशराफिया की बेटी हैं, बहुत सारी बेटियां हमने देखी, अशराफिया की बेटियां, शादी चल रही है जी कमाल किस्म की, महंगे तरीन मलबूसात हैं, खुशबुओं का एक जहान आबाद है वहां पे। और एक तरफ उसी शहर में, लाहौर में, एक रिक्शे वाले की 4 बेटियां हैं। कहानी याद है ना आपको? पुलिस उसके घर में आती है, उसे आकर कहती है चल भाई तू पीटीआई का है। वो कहता है भाई कोई वीडियो दिखाओ, कोई चीज दिखाओ, मैं पीटीआई का हूं तो मुझे कुछ साबित तो करो कि पीटीआई का हूं। और क्या पीटीआई का होना कोई इतना बड़ा जुर्म है कि तुम घर जाओगे और घर के अंदर घुस के एक रिक्शा ड्राइवर को, शरीफ आदमी को उठाकर घसीट कर ले जाओगे? पुलिस ने उसे घसीटना शुरू किया, उसके साथ जुल्म शुरू किया। उसकी 3 बेटियां उसके साथ लिपट गई। वो बड़ी थी, उन्होंने कहा जी हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी, आप हमारे बाप को ले जाओगे, ज्यादती करोगे, आप इसको जेल में बंद करोगे, हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी। वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बेटियां रोक रही हैं, अपने बाप के साथ लिपट गई हैं, पुलिस वाले बाप को गिरेबान से पकड़ के घसीट रहे हैं। यहां से कमर से जो ये बेल्ट वाला जो एरिया होता है ना, नाले वाला, यहां से पकड़ते हैं पुलिस वाले, उसे घसीट रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जब बात नहीं बन रही थी तो जो छोटी बेटी है उसके सर पे पुलिस वाला पिस्तौल रखता है। छोटी बेटी के सर पे बंदूक रख के पुलिस कहती है कि जाता या नहीं जाता हमारे साथ। तो वहां वो आदमी हिम्मत हार जाता, रिक्शे वाला। वो कहता है चलो, उनके साथ जाकर गाड़ी में बैठता है, अपनी बेटियों को तसल्ली देता है कि मैं आता हूं। और जब वो गाड़ी में बैठ के पुलिस के साथ जा रहा था,
इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि उसे हार्ट अटैक आ गया। उसकी आंखों के सामने से मंजर नहीं जा रहा था, उसकी बेटी के सर पे पिस्तौल रखा हुआ है एक ऐसे आदमी ने जिसे इससे पहले वो जानता भी नहीं था, और रियासत ने, ये पिस्तौल का मालिक भी वो रिक्शे वाला है, आ गए और बड़ी तादाद में बाहर निकल के उन्होंने झंडे गाड़ दिए एहतजाज के। लेकिन वहां पे मैं हैरान हो रहा था, ना कंटेनर लगते हैं, ना गिरफ्तारियां होती हैं, ना चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, ना बंदों को उठाया जाता है उनके घरों से, ना खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया वहाँ पे, ना गोलियाँ चलाई गई। भाई अमेरिका के पास तो बेहतरीन हथियार है, उनकी फ़ोर्स तो बहुत ताकतवर है पाकिस्तान की फ़ोर्स से। आपने देखा ना, आपके आर्मी चीफ भी वहाँ जाते हैं तो कैसे मुहज़्ज़िब होकर खड़े होते हैं, जो यहाँ के सबसे ताकतवर आदमी है। तो इसका मतलब है वो बहुत ताकतवर है अमेरिकन, लेकिन उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स अपने लोगों पर नहीं किया। ये इक़दार होती हैं मुल्कों की, उन्हें पता है कि अपने लोगों को नहीं मारते। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं जिनमें वो अपने लोगों को मारते हैं। अब जब ट्रंप ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो पाकिस्तान को एक और बात का ख़तरा पैदा हुआ। पाकिस्तान के पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और ये मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इक्का दुक्का जगह पे ये चीज़ें छपी भी हैं, लेकिन मैं जो आपको न्यूज़ दे रहा हूँ ये मैं अपने सोर्स से आपको खबर दे रहा हूँ, और ये कंफर्म भी कर सकते हैं जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के पास ये तादाद बहुत थोड़ी होती थी, और वो ये कहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है जब उन्हें प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, जब उन्हें दूध नहीं मिलता, उन्हें विटामिन्स नहीं मिलते, उन्हें फल नहीं मिलता, उन्हें अच्छी रोटी नहीं मिलती, तो तब हमारे बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उनकी जिस्मानी ग्रोथ कम होती है। आप देखें दुनिया में कई ममालिक थे, यानी चाइना के बारे में लोग कहते थे बहुत छोटे छोटे हैं, फारग हैं, आज वो आपसे तेज़ भागते हैं, आज वो आपसे ज़्यादा वज़न उठाते हैं, आज वो आपसे अच्छी कुश्ती लड़ देते हैं। यानी भाग वो तेज़ लेते हैं, वज़न वो ज़्यादा उठा लेते हैं, कुव्वत उनके पास ज़्यादा है, फुर्ती उनके पास ज़्यादा है। ये कैसे हो गया? उनके कद भी लंबे होना शुरू हो गए। लेकिन दुनिया में जहाँ पे जब गुर्बत होती है ना और ग़िज़ाई किल्लत होती है तो वो कौमें नीचे की तरफ जाती है, और जहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत नहीं होती ना, एक जिस्म अगर सेहतमंद है तो उसमें एक सेहतमंद दिमाग होगा, वो कौम फिर आगे बढ़ेगी। जब आपका जिस्म कमज़ोर है तो दिमाग भी आपका कमज़ोर होगा, फिर कौम भी पीछे रह जाएगी। बहुत सारी कौमें हैं जिनके लोग कमज़ोर हुआ करते थे लेकिन अब वो ताकतवर हैं क्योंकि उन्होंने ग़िज़ाई किल्लत पे काबू पाया, और हमारे यहाँ पे लगातार ग़िज़ाई किल्लत बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, कराची में गवर्नर्स का पूरा पोल खुल गया, और ये जो आग लगी है ना, वैसे तो रोज़ ही उनका पोल खुलता है, लेकिन ये जो गुल प्लाजा में आग लगी है इसने मुकम्मल तौर पे सिंध हुकूमत की गवर्नर्स का पोल खोल दिया। इन्होंने ज़बरदस्ती अपना मेयर बनाया कराची का, मैंडेट भी नहीं था इनके पास, जोर लगा के ताकत का इस्तेमाल करके एजेंसियां बीच में डाल के ये अपना मेयर लेकर आए। अब देखें ना, अगर एक सूबे में एक हुकूमत को पहला साल हो, या वो हुकूमत अभी अभी आई है, या उस हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, उनका हक मारा जा रहा है, तो चले कोई जवाब भी है। लेकिन एक सूबे में जहां पे आप 18 साल से हुकूमत में है, वहां अगर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि बुनियादी मामलात हैं कि आग बुझानी है, पुलिस ने पहुंचना है, एम्बुलेंस ने पहुंचना है, ये चीज़ें परवेज़ इलाही को 5 साल के लिए मौका मिला था वज़ीर आला बनने के लिए, और वो पंजाब में सारा कुछ करके चला गया। बाद में उन चीज़ों को बहुत बुरी तरह तबाह किया शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज ने, हमजा ने, उस्मान ने, इन्होंने बड़ी तबाहियां फेरी। परवेज़ इलाही ने जो काम किया था ना, परवेज़ मुशर्रफ डिक्टेटर के दौर के अंदर, वो बड़ा ज़बरदस्त काम उसने किया था। तो क्रेडिट जो है वो सियासतदानों को ही जाता है, कम से कम उसने काम तो किया। लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो हालात पहले से बुरे हैं। तो सिंध के अंदर 18 साल से हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इन 18 सालों में वो बुनियादी चीजें नहीं कर सके, और जो आग लगी है गुल प्लाजा में उसमें अब तक की इतला के मुताबिक 26 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 26 लोग, कल हम 6 लोग बता रहे थे, 7 लोग बता रहे थे, अब 26 लोग जाँ बहक हो गए, जबकि 70 से जायद अफराद अभी तक लापता हैं, जिनका पता ही नहीं है कि वो किधर है। ऐसी खौफनाक ऑडियोज आ रही है, इतने तकलीफ दे मनाजिर हम देख रहे हैं, रूह कांप जाती है आदमी की देखकर। लेकिन आप देखिएगा 2-4-5 दिन के बाद, मुझे अच्छी तरह याद है, ये सब भूल जाएंगे, मैं अच्छी तरह मुझे याद है, मैं कराची गया जहां पे एक फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन को बंद करके बाहर से ताले लगाकर आग लगा दी गई,
और आग लगाई गई क्यों? ताकि बाकी सबको डराया जा सके। भत्ता नहीं मिल रहा था, भत्ता नहीं मिल रहा था, आग लगा दी, वो मामला भी गोलमोल हो गया। आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। तो कराची में आग लगा दी जी, भत्ता नहीं मिल रहा था, वो सैकड़ों लोग वहां पे जल गए। मैं वहां पे गया तो बाहर खड़े हुए लोग बिल्कुल ऐसे नॉर्मल थे। कैमरे ऑन होते थे तो ये पॉलिटिकल लोग दुखी बन जाते थे, कैमरे ऑफ होते थे तो पॉलिटिकल लोग ऐसे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते थे, इन्हें परवाह ही नहीं थी। हम वहां पे खड़े होकर देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है। तो कराची में और एमक्यूएम के लोग खास तौर पे, इन्होंने तो वहां पे घेरा डाला हुआ था। ये तो कहते थे जी बल्दिया फैक्ट्री वाली साइड पे हमने जाने नहीं देना किसी को। इनके कुछ ऐसे गुंडानमा लोग थे उस दौर के अंदर, इनका बड़ा तोती बोलता था, गैंग वॉर भी चलता था कराची में, तो ये तो हिलने नहीं दे रहे थे किसी को वहां पे कि जनाब हम किसी को नहीं आने देंगे, हम करेंगे फैसला, कौन आएगा कौन जाएगा, कौन फूल रखेगा। तो इन्होंने पूरा का पूरा निजाम जो है वो वहां पे जकड़ा हुआ था, किसी को आने नहीं दे रहे थे। तो अब जो इतला है उसके मुताबिक 26 से जायद अफराद अभी तक जाँ बहक हो गए हैं, 70 से जायद अफराद अभी तक लापता हैं जिनका कुछ मालूम नहीं हो सका। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नादरीन तहसील बाड़ा में गए, उन्होंने आईडीपीज के साथ मुलाकातें की हैं और उनके साथ उनके कुछ एमएनएज, अब्दुल गनी अफरीदी और एमएनए इकबाल अफरीदी, ये एमपी एमएनए साथ थे उनके, दीगर लोग भी थे। तो वहां जाके उन्होंने आईडीपीज कहते हैं उन्हें जिनके इलाकों में ऑपरेशन हो रहा हो और वो अपने मुल्क के अंदर ही बेचारे बेयारो मददगार उनको लाके खैमों में कैंपों में बिठा दिया जाए। तो उनसे जाके उन्होंने मुलाकातें की, उनसे बातचीत की, उनकी शिकायत का इजाला किया। तो एक तरफ एक ऐसा सूबा है जो सबसे अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, ग़िज़ाई किल्लत भी वहां पे कम है, वहां पे मुनाफा भी ज़्यादा है, उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है, वहां पे करप्शन भी कम है, वहां के स्कूलों की हालत भी निस्बतन बाकी स्कूलों से बेहतर है। तो एक सूबा जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको अकेला छोड़ा हुआ है, उसके पैसे भी नहीं दे रहे, और अगर वो कोई ताउन मांग रहा है तो उसके साथ ताउन भी नहीं किया जा रहा। उसके अपने सूबे की पुलिस बाज़ों का ताउन नहीं करती, उसके अपने सूबे की इंतजामिया उसके साथ ताउन बाज़ों नहीं करती, उसे दीवार के साथ लगाया हुआ है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये 4-5 जर्नैल मिलकर भी उसके खिलाफ हुए और उसकी हुकूमत गिराने के दिन रात मंसूबे बनाते हैं और वो दिन रात अपनी आवाम के अंदर उनकी खिदमत के लिए मौजूद है। और दूसरी तरफ एक सूबा है जहां पे तबाही है, बर्बादी है, लेकिन उनके लिए एयरफोर्स के खसूसी तैयारे भी अवेलेबल है, उनके बच्चों की शादियों में आर्मी चीफ भी जाता है और उनके हर काम के अंदर जो है वो पूरा का पूरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इदारा खिदमत के लिए हाजिर हो जाता है और कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। जनाब आप 2-2 हफ्ते गायब रहते हैं, बैरूनी दौरों पे आप चले जाते हैं, साथ अपने चीफ सेक्रेटरी भी ले जाते हैं और बैग उठाने वाली खवातीन भी ले जाते हैं, तो उनसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो ये एक दोहरा म्यार है और इससे एक नफरत पाकिस्तान के अंदर बढ़ती चली जा रही है। लापता अफराद के लवाहिकीन नाजरीन, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जब भी कभी कहीं पे भी लापता अफराद के हवाले से खबर आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये चेहरे देखिए आप इन लोगों के, ये कितने मासूम लोग हैं बेचारे, इनमें खवातीन भी हैं, इनमें बुजुर्ग भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं, जो लिख कर लेकर आए हैं कि जनाब आप हमारे जो प्यारे हैं उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया है, उन्हें छोड़ दें, उन्हें बाजियाब कर दें। ये सामने एक साहब खड़े हैं, कहते हैं मैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से आजिज़ाना अपील करता हूं कि मेरे भाई इफ्तिखार अहमद वल्द हमायूं को रिहा किया जाए, जिनको पेशावर हाई कोर्ट ने 2019 को उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। अंदाजा करें 6 साल हो गए हुक्म दिए हुए, 7 साल पेशावर हाई कोर्ट का, अभी तक वो उनका भाई बाजियाब नहीं हुआ। ये मोहम्मद रकीम वल्द फजल जनान, इनको रिहा करो, जिनको 2018 में पेशावर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। हर आदमी बता रहा है, कोई कह रहा है कि 2019 का हुक्मनामा है मेरे पास, कोई कह रहा है 2018 का हुक्मनामा है मेरे पास, कोई कह रहा है किसी और दौर का, और सब लोग आर्मी चीफ को कह रहे हैं। क्योंकि देखें ना, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये बंदों को जबरी तौर पे लापता करती हैं, यही अगवा करते हैं। हकीकत है, मेरे जैसा एक सहाफी भी इन्होंने अगवा किया था आईएसआई ने। अभी एक माजी खड़ी हैं, ये आफ्ताबुद्दीन, अपने बेटे की तस्वीर लेकर खड़ी है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। तो अब एक लम्हे के लिए सोचे ना आर्मी चीफ के, उनके बेटे को उठा लिया, अगवा कर लिया किसी ने, या डीजी आईएसआई ये सोचे कि उनके बेटे को या बेटी को उठा लिया किसी ने, अगवा कर लिया
और कई साल गुजर गए हैं, तो सोचें जरा उनका, उनकी अहलिया का, उनके घर वालों का क्या हाल होगा, कितना तड़पेंगे वो लोग, कितना परेशान होंगे वो लोग। देखिए, अगर इन लोगों ने कुछ गलत किया तो अदालत में पेश करें ना, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। यह तो नहीं हो सकता कि आप बंदे ही लापता कर दें जबरी तौर पे। मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज होनी चाहिए। पूरी दुनिया में अदालतें काम करती हैं। बेशुमार चीजें आपने इस मुल्क में खराब की हैं। आपने मार्शल लॉ लगाया 4 दफा, एक दफा भी आपको जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया। हम तो आपके खिलाफ भी जब कार्रवाई का कहते हैं तो कहते हैं कि अदालत में होनी चाहिए, इंसाफ के साथ होनी चाहिए। तो ये लापता अफराद का मामला है नादरीन, और ये पेशावर प्रेस क्लब के बाहर इन्होंने एहतजाज किया है। बेचारे बैनर्स, पोस्टर्स लेकर, अपने हाथों में अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर खड़े हैं और पाकिस्तान की फौज से मुतालबा कर रहे हैं, फील्ड मार्शल से, कि मेहरबानी करें, हमारे प्यारों को छोड़ दें। इमरान खान साहब ने अपने दौर में बहुत सारे जो जबरी तौर पे लापता अफराद थे उन्हें बाजियाब करवाया था, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक, और इस बात की बड़ी तकलीफ है एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि वो इसको बतौर एक हथियार इस्तेमाल करते हैं, और ये हथियार नहीं है, ये नफरत फैलाने वाली एक मशीन है, जिससे इतनी नफरत फैलती है कि आप सोच नहीं सकते। ये जो लोग खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है ये आपसे प्यार करते हैं? ये सिर्फ अपने प्यारों के लिए आपसे दरखास्त कर रहे हैं। इनकी नस्लें जो है वो आपसे नफरत करेंगी। ये तकलीफ दे चीज है, बहुत तकलीफ दे चीज है। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अजीबोगरीबी काम शुरू कर दिया। मैं तो हैरान हो गया ये चीजें देख करके। अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा पसंद है। आप ये देखें ना कि आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने कैसा कमाल असेसमेंट किया था कि इन्हें यह बारीक नुक्ता पहले दिन समझ आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी है अमन का नोबेल इनाम। तो आसिम मुनीर साहब ने फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमन का नोबेल इनाम की नामजदगी पाकिस्तान की जानिब से करवा दी। फिर इसराइल ने भी कर दी, उन्हें भी पता चल गया, और कुछ और लोगों को भी। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमन का नोबेल इनाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट इसे बताता है। यूरोप को इसने धमकी लगाई डोनाल्ड ट्रंप ने। इन्होंने कहा कि खुद को अब सिर्फ अमन का पाबंद नहीं समझता। नोबेल के ना मिलने पर ट्रंप का लहजा बदल गया। यूरोप को दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगा दी। उन्होंने नॉर्वे के वजीर आजम को, नॉर्वे देता है ना, नॉर्वे से आता है अमन का नोबेल इनाम, वहां पे एक कमेटी है और वो बैठ के ये फैसला करती है। वो प्रॉपर एक तरीकाकार है कि किसको अमन का नोबेल इनाम देना है। ज्यादती भी करते हैं, गलत लोगों को भी दे देते हैं, बात ठीक है। इस मरतबा जो दिया उन्होंने, ये गलत दिया है, और इससे पहले भी ऐसी गलतियां हो चुकी हैं और वो साबित भी हो गया कि गलत दिया। वो खातून उठती हैं वेनेजुएला की, वो जाके डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा के आ जाती हैं कि एलो पढ़ो। तो उन्होंने कहा जी कि नॉर्वे से बाकायदा लेटर जारी हुआ। उन्होंने कहा जी देखें, बात यह है कि इसको आप अलामती तौर पे भी किसी को नहीं दे सकते। ये अमन का नोबेल इनाम जिसे दिया जाता है ये उसी के पास रहता है टाइटल, आप इसे अलामती तौर पे भी किसी को नहीं दे सकते। तो नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गार स्टोरे को लिखे गए एक खत